यह दिवस है सृष्टि प्रारंभ का, स्वागत करिए माँ जगदम्ब का। मनसा वाचा कर्म से हर्ष मनाओ, सनातन संस्कृति का पावन पर्व मनाओ। नव विचार नव प्रकृति का अनुपम दृश्य छाया है। शुभकामनाएं आप सभी को, हमारा नववर्ष आया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमी चौहान और मेरी साथी गरिमा शर्मा, हम संस्कार आयाम की संयोजिका दोनों आप सभी का इस नववर्ष के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक मिनट सिमी जी, आप कौन से नववर्ष की बात कर रहे हो? नववर्ष तो हैप्पी न्यू ईयर वो तो निकल गया। अरे हैप्पी न्यू ईयर हम भारतीयों का नया साल नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी पहले नवरात्रि को भारतीय नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। और जानती हो, इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त कर राम राज्य की स्थापना की थी। द्वापर युग में महाभारत के धर्म युद्ध में धर्म की विजय हुई और राजसूय यज्ञ के साथ युधिष्ठिर संवत का प्रारंभ हुआ। कलयुग में सम्राट विक्रमादित्य ने इसी दिन अपना राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत का पहला दिन प्रारंभ होता है। अच्छा, ये सारी बातें हमें पाठ्यक्रमों में तो पढ़ाई नहीं जाती। मैंने तो यही सीखा है, जनवरी फरवरी मार्च। आपने ही नहीं, हम सबको यही सिखाया जाता है। और जानती हो, हमारे हिंदी के मासों का नामकरण कैसे हुआ? हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, नक्षत्रों के नाम पर। जिस मास में जिस नक्षत्र में चंद्रमा पूरा हो वह मास उसी नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे चैत्र मास को चित्रा और वैशाख को विशाखा। बहुत बढ़िया। जबकि विदेशी मासों का नामकरण किसी राजा, देवी देवताओं, त्योहार व अंकों आदि के आधार पर किया जाता है, जिसके पीछे कोई तर्क आधार पद्धति नजर नहीं आती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताती हूँ, सितंबर को सप्तम, अक्टूबर को ऑक्टो और दिसंबर को डैक। इन शब्दों से उन्होंने इनके नामकरण रखे। और देखा जाए तो दिसंबर का महीना कैलेंडर में होता है 12वां महीना, और डैक जो होता है वो अंकों की संख्या है, जिसका अर्थ है 10वां महीना। तो कोई तर्कवादी पद्धति नजर नहीं आती है। अच्छा, कैसी वैज्ञानिक पद्धति? ऐसे ही वैज्ञानिक पद्धतियों वाले विषयों को समझाने का जो काम है वो हमारा संस्कार आयाम करता है। फिलहाल ये विषय जानने के लिए आपको एक पुस्तिका दी गई है, जिसमें काल गणना से लेकर और अन्य सभी पहलुओं की जानकारी है। मेरा आग्रह है आप यह पुस्तिका एक बार जरूर पढ़ें। चलिए कार्यक्रम को अगले चरण की ओर ले चलते हैं। अब मैं हमारे गणमान्य अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे आएं और अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें, और साथ ही दीप प्रज्वलित मंत्र गायन के लिए संध्या जी और उनकी टीम को मैं आमंत्रित करती हूँ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीप
पोहरतु मे पापम् दीपज्योति नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योते नमोऽस्तु ते। धन्यवाद। गणेश वंदना की प्रस्तुति के लिए हमारे बीच उपस्थित भारती जी को आमंत्रित करती हूँ। आपने भारतीय नृत्य शैली भरतनाट्यम में स्नातक किया है। आप 14 वर्ष से इस नृत्य शैली का अध्ययन अध्यापन कर रही हैं। भारती जी, आप गणेश वंदना प्रस्तुति के लिए आमंत्रित हैं। तलंग तक दिकु तक तदिगिण तुम दीदी तैयुं दीदी तैयुं ततैतां दीतैतां दीदी तैयुं दीदी तैयुं ततैतां दीतैतां गणपति जय जय विघ्नेश्वरं तं गौरी शिव शंकर परमसुतं तं कार्तिकानुजं तं मुनिवल्लभं तं गणपति जय जय विघ्नेश्वरं तं गौरी शिव शंकर परमसुतं तं कार्तिकानुजं तं मुनिवल्लभं तं दिदितयुं दिदितयुं ततैतां दिदितयुं दिदितयुं ततैतां दित्तै तकदित्तै तकदिं दिं 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 दित्तै दित्तै तकदित्तै तकदिं दिं 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 दिं
बहुत सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति के लिए भारती जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने आयाम संस्कार के विषय में एक पीपीटी के माध्यम से उसकी रूपरेखा बतलाना चाहते हैं, जिसके लिए मैं अपनी साथी गरिमा शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि विषय पर आरंभ करें। मेरी कोशिश रहेगी कि संस्कार क्या कार्य करता है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसके बारे में आपको जो मैं बताना चाहूँ वो आप समझें, और हमारा उसके अंदर एक अंडरनीथ जो इमोशन है वो क्या है वो भी आप तक पहुँचे। उससे पहले थैंक यू आप सभी का आने के लिए, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए संस्कार के इस प्रोग्राम में। आपको पता है कि इस समय प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड जो हमारा पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ है, 144 करोड़। ये हमें पता होगा नंबर, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट अगर इसमें से 100 करोड़ हटा दे तो 44 करोड़ केवल हमारा यंग पॉपुलेशन है। सो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द यंगेस्ट nation in the world. So we have a very young population, and that number is also very large. It is huge. So when we talk about 44 crores of future citizens, we need to think very carefully. We need to know what we are doing. We need to know what we are doing in our classrooms, at our homes, in our playgrounds. Are we providing them safe spaces in classrooms? क्या हम उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड कर पा रहे हैं? और क्योंकि इस ऑडिटोरियम में सभी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, एजुकेटर्स हैं, तो ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और यही सवाल हम उठाना चाहते हैं। संस्कार stands for Student Awakening for National Sacred Knowledge and Awareness of Roots. Now I pause here and ask you a question. What are roots? क्या है हमारी जड़ें? कहाँ है हमारी जड़ें? क्या ये नालंदा में है, या फिर आजकल के विद्यालयों में, या फिर ग्राम पंचायतों में है, या फिर हमारे नई पुरानी संसद में है, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पे है, क्योंकि हमारे 44 करोड़ जो यंग पॉपुलेशन है वो मोस्टली वहीं पे पाई जाती है। कहाँ है हमारी जड़ें? ये क्वेश्चन मैं आपके पास एज अ आफ्टर थॉट छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करूँगी एक छोटे से एग्जाम्पल से। प्रोफेशनली मैं एक एजुकेटर हूँ और चाइल्ड राइट्स यानी बाल संरक्षण में काम करती हूँ। एजुकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स। मैं एक स्कूल में गई थी, काफ़ी स्कूलों में हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, तो उसमें से किसी एक वर्कशॉप में हम लोग कर रहे थे साइबर बुलिंग के ऊपर वर्कशॉप, साइबर बुलिंग एंड एडिक्शन ऑफ इंटरनेट या सोशल मीडिया। अब एडिक्शन का मतलब बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के हिसाब से एडिक्शन क्या है, कुछ सब्सटेंस अब्यूज को लेके बात कर सकते हैं कि एडिक्शन तो कुछ गलत चीज़ों का ही होता है। सोशल मीडिया गलत चीज़, हालांकि गलत है या नहीं है ये भी एक सवाल है, लेकिन सोशल मीडिया का एडिक्शन का क्या मतलब है ये समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कोविड के बाद ऑनलाइन, सारे ही बच्चे ऑनलाइन हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमने बच्चों को चिट्स दी, अनोनिमसली हमने उन्हें बोला कि आप इसमें अपने सवाल और अपने कमेंट्स, आफ्टर ये वर्कशॉप आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंसर्न्स हैं या कुछ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो इसमें लिखिए, अपना नाम मत लिखिए और हमें दे दीजिए। तो बहुत ही गंभीर और पेचीदा सवाल भी आए, बट उसमें से एक कुछ कंसर्न्स जो हैं हाईलाइट हुए कि कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कोई मुझे हरास कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, और एक और भी बहुत ही थोड़ा सा है भी सरप्राइजिंग और नहीं भी कि काफ़ी बच्चों ने ये भी बताया कि जो हरासमेंट हमें हो रही है या बुलिंग हो रही है ये बच्चे पीयर्स से यानी स्टूडेंट्स, फेलो स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं है, ये स्कूल के ही किसी ट्रस्टवर्दी स्टाफ या टीचर की तरफ से है। तो क्या है ना कि हम बाल अधिकार जब बात करते हैं तो हमें तो पता है बच्चों के क्या अधिकार है, क्या बच्चों को मालूम है? और हम लोग को ये भी डर है अधिकार पता चल गए तो शायद बच्चे हम संभाल नहीं पाएंगे, ये कॉन्वर्सेशन हम कर नहीं पाएंगे। तो संस्कार का जो आयाम है या संस्कार, यही एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आपके सामने स्टेटमेंट जो हमने रिकग्नाइज किया है वो ये है कि अब आजकल के टाइम में जो ऑनलाइन शिक्षा है, हर चीज़ इज़ अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स ऑफ यंग चिल्ड्रन।
ऐसे टाइम पे क्या हम वापस उनको रूट से कनेक्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? यही सवाल हम पिछले 1-1.5 साल से आपस में कोशिश कर रहे हैं समझने की, और इसी चीज़ को हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डेवलप किया है, और वही स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगी। संस्कार रिकग्नाइज करता है एक ड्रामेटिक शिफ्ट को हमारे बच्चों के जीवन में, एंड हम लोग उसको एक शिफ्ट के थ्रू, एक इंटरवेंशन के थ्रू उसको हम वापस से रूट से कनेक्ट करना चाहते हैं, और शिक्षा के माध्यम से। तभी स्कूलों में हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहेगा इंटरवेंशन का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। की फोकस एरिया संस्कार के अभी केवल मैं आपको 4 ये की फोकस एरिया बताऊंगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होगी, अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ इंडियन रूट्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग कल्चरल एंड सोशल बॉन्ड्स, एम्पैथी। जनरल नॉलेज में बच्चों में जब स्कूल में पढ़ते थे तो जीके में सिखाया जाता था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट वो बेसिक ही रहा है। मुझे नहीं याद जीके में क्या पढ़ाया है सच में। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कहानियों के माध्यम से, छोटे बच्चे हैं तो कहानियों के माध्यम से, बड़े बच्चे हैं तो क्विज हो गए, स्टोरीज हो गई, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो गई, इंटरैक्टिव लर्निंग, जो आप सबको मालूम होगा एजुकेशन में एक कहावत है इंटरैक्टिव लर्निंग। अभी कहावत ही है क्योंकि इंटरैक्टिव कितना बन पाएगा वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरैक्शन के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू हम चाहते हैं बच्चे कनेक्ट करें। एंड हमने आपको NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ये भी लिखा हुआ है कि लोकलाइज्ड एंड ग्लोबल दोनों वर्ड्स को, दोनों तथ्यों को मिला के एक ग्लोकल लर्निंग एजुकेशन सिस्टम अगर हम कर पाएं तो वो एक एस्पेक्ट है NEP का भी, जो इसके थ्रू भी कवर हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संस्कार का विजन और मिशन आप पढ़ें, लेकिन हमारा विजन और विजन जो हम चाहते हैं कि हमारे थ्रू प्रमोट हो और बच्चों को भी पता चले, और हम इसी बेसिस पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सबसे पहला है भारत को जानो। फर्स्ट यू नीड टू नो टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट। सो भारत को जानो, भारत को मानो। अब जो जान गए हैं, डू यू बिलीव इन इट? इफ यू डू देन वी मूव ऑन टू भारत के बनो। इफ़ यू आर बिलीविंग इन समथिंग देन आप शायद उससे एसोसिएट भी करेंगे कि हाँ मैं भारत से हूँ। भारत के बन तो गए, अब भारत को बनाने का आखिरी एडवांस स्टेज, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट, देन एडवांस स्टेज, भारत को बनाओ, जो कि हमारा हायर सेकेंडरी स्कूलों में फोकस रहेगा, क्योंकि वहाँ से करियर डेवलपमेंट, सिर्फ करियर डेवलपमेंट के अलावा सोशल सर्विस के थ्रू, सेवा से हम जोड़ना चाहते हैं बच्चों को। क्योंकि NEP में 10 बैगलेस डेज, देर आर फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ थोड़ा बहुत सोशल सर्विस, थोड़ा बहुत लोकल नॉलेज, लोकल ट्रेडिशंस को अगर बच्चे, पॉटरी हो गई, ये सब। तो बेसिकली हमारा मोटिव ही यही है कि हम बच्चों को जोड़ पाएँ रूट से। तो भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ ही हमारा विजन भी है और मिशन भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं क्विकली कुछ 5 की ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, एक दूसरे पे आधारित हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अवेकनिंग प्राइड इन इंडियाज हिस्ट्री एंड कल्चर। हम प्राउड फील कर सकते हैं कि मैं भारतीय हूँ, बट मैं प्राइड किस चीज़ पे फील कर रही हूँ, क्या मुझे मालूम है? क्या मुझे पता है कि भारत की क्या हिस्ट्री रही है? हो सकता है स्कूल में तो खैर नहीं ही पता था। दिवाली आ रही है, खाना अच्छा मिलेगा, अच्छा खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, उसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों मनाई जाती है? राम जी 14 साल के वर्ष के वनवास के बाद वापस आए थे, ठीक है, ये बेसिक सबको पता है। अभी सिमी जी ने भी शुरुआत में बताया कि मासिक जो गणना है उसके हिसाब से भी हमें नहीं पता, ये नहीं पता था। इवन एज एन एडल्ट आई थिंक हार्डली पीपल नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। सो उस प्राइड को अवेकन करने के लिए उसके बारे में अवेयरनेस इज वेरी नेसेसरी। सो एडुकेट करना इंडिया के रिच कल्चर और स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में, इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू हिस्टोरिकल फिगर्स, एपिक्स एंड ट्रेडिशंस दैट शेप द नेशन।
बोलते हैं ना कि हम राम जी के देश से हैं, हम बुद्धा के देश से हैं, पर क्या हमें मालूम है उन्होंने क्या सिखाया था? क्या हमें मालूम है उनका क्या कार्य था, उन्होंने क्या काम किया था? ये इन चीज़ों के बारे में वो अवेयरनेस, उसके बाद उसको बच्चों को एनकरेज करना और आगे, क्योंकि पीयर टू पीयर लर्निंग ज़्यादा होती है, आप क्लास में कितना ही बच्चों को सिखा ले, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम ऑनलाइन एंड पीयर टू पीयर लर्निंग। देन वी गो टू प्रमोटिंग मोरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। हम चाहते हैं कि एथिकल, जो एक रिसर्च में एथिक्स की बात होती है, आप अगर जो अपना कार्य कर रहे हैं वो आप कहीं से रिप्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं, छापा हुआ तो नहीं है। सिमिलरली लाइफ में भी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें एथिकल कुछ कंसिडरेशंस होती हैं। हम चाहते हैं बच्चे उन एथिक्स के बारे में बात करें यंग उम्र से, और कैसे? स्टोरीज के थ्रू, स्टोरीज के माध्यम के थ्रू, एक्टिविटीज़ के माध्यम के थ्रू, एंड थ्रू व्हाट? इंडियाज़ हिस्ट्री एंड कल्चर। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एम्ब्रेस ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी। मैंने अभी बोला ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्यों है बेस्ट पॉलिसी? मुझे नहीं पता था, झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी वाली जो ये लाइन है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि हम मान तो बहुत जल्दी लेते हैं। बच्चों में ना एक स्वभाव है कि आप बड़ा बोल रहे हैं तो मान लिया। हम चाहते हैं कि बच्चे क्वेश्चन करें और क्वेश्चन का जवाब हमारे पास हो। उस सवाल का जवाब अगर हमारे पास होगा तो भारत को मानेंगे भी और भारत के बनेंगे भी। फिर डेवलपिंग सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, एम्पैथी थ्रू स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स। आजकल एम्पैथी बहुत लैक है। एम्पैथी मतलब आपस में है ही नहीं हमारे। आप पुणे का केस ले लीजिए, आजकल यंग बच्चे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन सो मच ऑफ वायलेंस एंड सो मच ऑफ इरेटिक बिहेवियर। वो इरेटिक बिहेवियर कहाँ से आ रहा है? जुड़ाव नहीं है ना रूट से। मैं खुद बोल रही हूँ, मैं कितनी बार स्कूल्स में गई हूँ और वहाँ पे बच्चे शोर मचाते हैं। इज अ बेसिक प्रॉब्लम, मचाएंगे, स्वाभाविक है, बट बच्चे क्यों शोर मचा रहे हैं और क्या बच्चे क्लास में आपको सुन रहे हैं? और वो सुन रहे हैं तो आप बोल क्या रहे हैं? एम्पैथी बहुत ज़रूरी है। नहीं है एम्पैथी आपस में, बच्चों को आपस में एम्पैथी नहीं है। एक दूसरे को अगर वो बुली कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में अगर गलत अफवाहें फैला रहे हैं, जो कि आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे उनकी लाइफ में ये बेसिक एवरीडे लाइफ है उनके, कि दे आर बीइंग हरास्ड लिटिल, दे आर बीइंग प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज होती है। तो एम्पैथी थ्रू आर प्रोग्राम्स, एम्पैथी इज द मेन फैसेट ऑफ आर प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि थोड़ा आपस में ना सद्भावना बढ़े थोड़ी। एनकरेजिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस। ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग अभी इस साल का भारत का समर, ये गर्मियों का सीज़न सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हॉटेस्ट सीज़न रहेगा सो फार इन इंडियन हिस्ट्री। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वेदर एनवायरमेंट क्राइसिस है, उससे जोड़ना है, और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम चाहते हैं बच्चों की हम बढ़ाएं, सेवा के भाव को जगा के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्ट्रेंथनिंग सेल्फ आइडेंटिटी एंड नेशनल कमिटमेंट। जब तक मैं सेल्फ रिलायंट नहीं हूँ, ओनरशिप एक शब्द कहा जाता है, मैं अगर खुद ओनरशिप नहीं लूँगी, मैं खुद आगे बढ़ के कोई किसी चीज़ का कि ठीक है मैं करूँगी, मैंने अपने आप नहीं लिया किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे अंदर ओनरशिप नहीं है, मैं बचती हूँ अगर मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अगर बचपन से ही हम बच्चों को बोलेंगे सेंटर स्टेज लीजिए ना, आगे आइए, आप लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बताइए आपको क्या करना है, आप कम्युनिटी में करिए, जो आप प्रॉब्लम रिकग्नाइज करिए। कर्नाटका में एक छोटा सा एग्जांपल है, कर्नाटका में कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे ग्राम पंचायत से जुड़े थे किसी प्रोजेक्ट के थ्रू। वो 10 बच्चों का ग्रुप था, एक कर्नाटका के विलेज में, एक गांव में। वहाँ पे वो जो 10 बच्चे थे उनको ग्राम पंचायत ने बोला कि आप हमारा बजट बनाओ, एक CSR एंगेजमेंट कह लो, NGO का इंटरवेंशन कह लो। बच्चों ने बजट बनाया और आप मानिए ऐसा बजट शायद हिस्ट्री में ग्राम पंचायत के कभी बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें महिलाओं के लिए कुछ चेंजेस थे कि कैसे पानी भर के उनकी, क्योंकि बच्चे सब देखते हैं, चिल्ड्रन आर द मोस्ट अमेजिंग एंड ब्रूटल ऑब्जर्वर्स ऑफ आवर सोसाइटी, दे विल टेल यू एज इट इज इफ यू लेट देम। तो उन बच्चों ने ऐसे चीज़ें डाली हैं अपने बजट में, जिसमें उन्होंने स्कूल एजुकेशन और प्लेग्राउंड को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। तो हम चाहते हैं कि सेल्फ आइडेंटिटी बिल्ड हो।
और फाइनली एक नॉलेज और प्रैक्टिस में गैप है, रिसर्च वर्सेस थियोरी वर्सेस प्रैक्टिस। मान लीजिए कि जो हो रहा है एक्चुअल में प्रैक्टिस में, क्या वो हम लोग कर रहे हैं रिसर्च उसके ऊपर, क्या वो थियोरी में है, और जो थियोरी में है क्या वो हो रहा है ऑन ग्राउंड, तो उसको हम लोग ब्रिज करना चाहते हैं, गैप उसके बीच। तो अभी संस्कार के आयाम के बारे में ये बातचीत हो गई कि हम लोग कर क्या रहे हैं। अब ये बातचीत है कि हम कर कैसे रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने की कोशिश की है। उसमें हमने इसके कार्यों को कक्षा समूहों में बांटा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कक्षा में जैसे पहली, दूसरी, तीसरी से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं, तो कक्षा समूहों के आधार पर ही हम उनकी कार्य गतिविधियों की कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। जैसे क्योंकि पहली दूसरी का बच्चा है और 10वीं 11वीं का बच्चा है, तो उनका एज ग्रुप और उनकी कक्षा का ज्ञान का सबका एक डिफरेंस है, तो उसी के माध्यम से उनकी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। और भारतीय परंपराओं, राष्ट्रीय प्रतीकों, मौलिक मूल्यों का मूलभूत परिचय देने का कार्य हमारा संस्कार करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक स्कूल आधारित मॉडल है और इसमें स्कूली पाठ्यक्रमों के साथ साथ संस्कारी क्लबों की स्थापना करना, वीकली, मंथली, मूल्य आधारित कुछ सत्र आयोजित किए जाएंगे, साथ ही साथ कुछ वर्कशॉप भी आयोजित की जाएंगी, जिनके माध्यम से हम उस ज्ञान को, जो ऐसा ज्ञान है या जो हम पाठ्यक्रमों से कवर नहीं कर पा रहे हैं, उन विषयों को हम संस्कार के माध्यम से स्कूली बच्चों तक पहुंचा सकें। छात्रों को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन देने के लिए हमने अलग से कार्यशालाएं भी आयोजित करने की एक थीम इसमें बनाई है। संस्कार कार्यशालाओं की शुरुआत जो थी वो पिछले वर्ष नववर्ष पे ही शुरू हुई थी। तो आज हमारे संस्कार को 1 वर्ष हो चुका है। आप हमें बधाई दे सकते हैं। धन्यवाद। नववर्ष पर हमने लगभग उत्तरी विभाग के जिलों के कई स्कूलों में जाकर नववर्ष के जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पहलू हैं उन पर बातचीत की। और जब हम बच्चों से मिले तो कुछ बच्चे क्लास में ऐसे थे जिनको हमारे भारतीय मासिक मंत्र, या हम बात करें कि इनके पीछे का थोड़ा सा जो तर्क शैली वैज्ञानिक पद्धति है उसकी जानकारी थी। उसमें स्कूल का भी योगदान है और परिवार का भी बहुत हद तक योगदान है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्हें ये चैत्र का महीना कौन सा होता है या वैशाख का महीना कौन सा होता है उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्हें सीधा पूछा तो जनवरी, फरवरी, क्योंकि यही सीखा है, यही सिखाया गया है। और तो हमें ये थोड़ा सा यहाँ बदलाव की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमने दशहरे, दीपावली पर भी एक हम पीपीटी के माध्यम से और क्विज कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से कुछ कार्यशालाएं की, जिसमें हमने उन पहलुओं को छुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ जी, इसमें हमने ये बताया है कि अब तक हमने जो किया, जैसे कि बताया नववर्ष भी शुरू किया, उसके बाद हमने दशहरा और दीपावली, एक ऐसा त्यौहार है जो बड़े धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है और इस विषय में बहुत सारी घटनाएं हैं, कहानियां हैं, कथाएं हैं जो हम सब परिचित हैं। अधिकांशतः यही परिचय मिलता है कि दशहरे पर राम जी ने रावण का वध किया था और दीपावली पर वो अयोध्या वापस आए थे। लेकिन इसके साथ साथ और भी ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं। तो उन ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान हमारी युवा पीढ़ी को कौन देगा? तो ऐसी छोटी छोटी पहल संस्कार के माध्यम से हमने शुरू की हैं और उन अनछुए पहलुओं पर हम अधिकांशतः बात करते हैं जो सामाजिक समरसता, ऐतिहासिक संस्कृति पर बात करते हैं। और हाल ही में इसी वर्ष हमने मकर संक्रांति पर एक वर्कशॉप एनएमओ की टीम के माध्यम से विद्यालयों में हम लेकर गए, जिसमें हमने हेल्थ अवेयरनेस पर बातचीत की और बच्चों ने ऐसे छोटे छोटे सवाल डॉक्टर से रखे जो शायद वो अपने शिक्षकों से नहीं कह पाते या माता पिता से नहीं कह पाते। वो डॉक्टर से भी बहुत हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन एक फ्रेंडली वर्कशॉप थी वो इस तरह से कि ताकि वो इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़े। और साथ ही हमने मकर संक्रांति पर्व पर जो और भी कई मायने रखता है हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए उन पहलुओं पर बात की कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, या उसमें एक सामाजिक समरसता का मैसेज जो सबसे इम्पोर्टेंट संदेश है, जिसे हम कहीं भी अपने घर, परिवार में, समाज में कहीं उस पर बातचीत नहीं होती है। सिर्फ पतंग उड़ाई जाती है, तिल के लड्डू खाए जाते हैं, खिचड़ी खाई जाती है। मुझे लगता है त्योहार इन्हीं तक सिमट गया है या धीरे धीरे ये परंपरा भी धूमिल होती जा रही है।
तो इसके साथ साथ हमें उस इतिहास को भी जानने की आवश्यकता है जिससे हमारे संस्कारों की जड़ें मजबूत होती हैं। तो संस्कार के विषय में अभी इतना ही। धन्यवाद। It is time to honor our dignitaries who have graced us with their presence today. मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। We have with us Dr. Renu Chikara, Deputy Director, Inspection Branch Headquarters, DOE. I request Manisha ji to felicitate Renu ma'am. Dr. Renu Chikara is an accomplished educationist with extensive experience in school administration and inspection. Dr. Chikara started her career as a primary teacher in MCD and rose through the ranks to become a school inspector. She currently serves as a deputy director at DOE, specializing in awards and inspection. She holds MA degrees in economics and education along with a B.Ed and M.Ed from MD University. Thank you, ma'am, for joining us. We have with us Dr. Rakesh Rahi, Deputy Director of Education, Northwest P2. I request Simi ji to kindly felicitate sir. Dr. Rakesh Rahi is a dedicated educationist with over 2 decades of experience in public education. He began his career as a teacher, later becoming a principal. He served as a Deputy Director of Education in multiple districts and zones, contributing significantly to educational reforms. He holds a PhD from Delhi University and has a rich academic background from Khalsa College and Ramjas College. We welcome you, sir. We also have with us Professor H.N. Bahuguna, Director of CDL, Technia Institute of Advanced Studies. I request Gajanan ji to kindly felicitate sir. Professor Bahuguna has a rich corporate experience of working with ONGC, UP Hill Development, MP State Government. He is currently offering AICTE approved PG diploma program in regular and distance learning mode. I request sir to kindly join us. Thank you for joining us, sir. अगले हमारे अतिथि मैं विशाल जी से आग्रह करूंगी कि वो स्टेज पर आ जाएं और अनिलवान जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो सर का सम्मान करें। विशाल जी, श्रीमान विशाल जी, आप प्रांत प्रचारक हैं, मूलतः आप अम्बाला से हैं। आपने LLB की शिक्षा प्राप्त करने के बाद संपूर्ण जीवन देश और समाज के लिए समर्पित कर समाज के कल्याण के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया है। आपने पंजाब और हरियाणा में कई वर्षों तक कार्य किया। पिछले 3 वर्षों से आप दिल्ली प्रांत में कार्यरत हैं। आपका स्वागत है सर। मंच पर हमारे बीच मनीषा जी हैं। मैं मनीषा जी के स्वागत के लिए पूनम जी से आग्रह करूंगी कि वो मनीषा जी का सम्मान करें। मनीषा जी हमारी संस्कार टीम से ही हैं और मनीषा जी प्रसिद्ध डाइटिशियन हैं और विद्या भारती की उपाध्यक्ष भी हैं। मनीषा जी, आपका स्वागत है। नेक्स्ट क्या है जी? Now it is time to hear from some respected voices in the field of education, and for that I am honored to invite Professor Bahuguna to kindly grace us with a few words, sir. माननीय मिस रेणु चितकारा मैडम, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर राकेश राही जी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एमिनेंट सोशल वर्कर श्री विशाल जी और अतिथिगण, बहुत अच्छा लगा। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं कि इसको इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक और बहुत सारे एस्पेक्ट्स को लेके हम पॉलिसी को चलाएंगे। पर आज बहुत अच्छा लगा संस्कृति, जिसमें कि मॉरल वैल्यूज और इथिकल एस्पेक्ट, जो कि हम सभी लोग जानते हैं कंटिन्यूअसली डिटोरिएट हो रहे हैं हमारे समाज में। तो आई रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन लाइक संस्कृति कि जिन्होंने इन वैल्यूज़ को लेके और समाज में एक अवेयरनेस का प्रोग्राम किया है ताकि हमारे सोशल, कल्चरल
एंड इथिकल वैल्यूज एस्पेक्ट हमारे साथ बने रहें और उनको लेके ही हम एक डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में आगे बढ़ें। धन्यवाद। I request Renu ma'am to kindly share a few words with us. नमस्कार आप सभी को और नव वर्ष की शुभकामनाएं। संस्कार परिवार से शुरू होकर विद्यालय में मजबूत होंगे और इसमें जो हमारी संस्कार टीम काम कर रही है उसको देख कर लग रहा है कि हमारे 44 करोड़ जो गरिमा कह रही थी उन बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। पर उसके लिए जो विद्यालयों में है उन्हें भी अपना एक रोल मॉडल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा परिवार और विद्यालय उसका व्यवहार विचार देख के ही सीखेगा। तो मैं अपने साथियों से उम्मीद करूंगी कि इस संबंध में भी कुछ कार्य करेंगे। धन्यवाद। I am honored to invite Dr. Rakesh Rai sir to kindly say a few words. धन्यवाद। मंच पर आसीन विद्वान साथियों, और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था उद्घोषिका से कि यहाँ पर अधिकतर हमारे साथी शिक्षाविद हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो ये बड़े एक बुद्धिजीवी के लिए, शिक्षा जगत के लिए इससे जो संपर्क रखता है, जो संबंध है, उसके लिए बड़े गौरव की बात है कि वो अपनों के बीच है, अपने साथियों के बीच है। फिर बात चली कि फ्यू वर्ड्स, तो मैंने कहा कि फ्यू वर्ड्स मैं अपने साथी जो मैम है उनसे मैं पूछ रहा था कि फ्यू वर्ड्स में कितना है, क्योंकि हमारे जैसे को फ्यू वर्ड्स का तो ठीक से नहीं समझ आता कि फ्यू में कितना है, क्योंकि हम तो बोलते तो हमें समझ ही नहीं आता कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, किसको मिलाना है किसको जुड़ाना है। और हमारा जो पीएचडी है वो हिंदी साहित्य पर है, तो साहित्य के आदमी को तो कुछ कह सुन के से रोकना पड़ता है, कि इशारा करना पड़ता है कि टाइम हो गया, अब थोड़ा सा घड़ी दिखानी पड़ती है कि आपका समय पूरा हुआ। खैर, जहां तक ये संस्कार की बात है, जहां तक भारतीय परंपरा की बात है, संस्कृति की बात है, एक चीज को लेकर मैं बहुत आश्वस्त रहा हूं, क्योंकि आप देखें तो हमारा मूल मंत्र क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारा मंत्र है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसलिए जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे संस्कार हैं, उसको लेकर के मैं बहुत आश्वस्त हूं। आप देखिए, भारतवर्ष को तो कितने विदेशी आक्रमणकारी आए, मंगोल आए, फिर पूरा एक इतिहास है, अहमद शाह अब्दाली से लेकर के महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिर मुगल आए। आप देखिए, मुगलों ने देखा एक संपन्न राष्ट्र, एक सुखद राष्ट्र, जहां सब कुछ सोने की चिड़िया है। अब ये आप देखें हमारी संस्कृति में और मुगल की संस्कृति में फर्क देखें कि जब लंका पर प्रभु राम ने विजय प्राप्त कर ली तो लक्ष्मण ने कहा कि भैया ये तो संपूर्ण लंका ही सोने की है, तो क्यों ना हम यहीं बस जाएं। तो वहां प्रभु राम ने क्या कहा लक्ष्मण को कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी, इसलिए चलो अपने मातृभूमि की ओर, जहां हमने जन्म लिया है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, हम खेले कूदे हर्षयुक्त, जिसकी प्यारी गोद में हे मातृभूमि तुमको नमन कर मग्न क्यों न हो मोद में। ये भारतीय संस्कृति है। ये भेद करती है, ये अंतर बयां करती है
मुगल संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में। और मुगल बस भी गए। हालांकि बाबर ने अकबर को यह जरूर समझाया था कि इस देश पे अगर राज करना है ना, तो यहां जो बहुसंख्यक हैं सनातनी हिंदू, उनके साथ संबंध स्थापित करना। लेकिन इसके बाद जो लोग आए बाबर के बाद, चाहे वो शाहजहां था, चाहे जहांगीर, चाहे वो, और औरंगजेब ने तो अति कर दी। लेकिन इतने पे ही तो नहीं रुकाना। आप देखें इसके बाद डच आए, मंगोल आए, फ्रांसीसी आए, और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो लगभग 200 वर्ष तक इस देश में राज किया। और न सिर्फ राज किया, बल्कि खुली और बेशर्म लूट करी। इसके बाद भी क्या भारतीय संस्कृति मिटा पाए? नहीं। आप पूरी विश्व की संस्कृतियां देख लें, एक और, जबकि विश्व की सारी 2 मिनट, मैंने तो पहले ही अपनी समस्या बता दी थी। अच्छा हुआ आपने, कुछ लोग मुझे घड़ी दिखाते, आपने 2 मिनट का समय दिया। तो जब विश्व की सारी तो आज भी भारतीय संस्कृति जिंदा है। भारतीय संस्कृति क्यों जिंदा है? वो इसलिए जिंदा है, सनातन संस्कृति क्यों जिंदा है? वो इसलिए जिंदा है कि हम संपूर्ण शांति और औषधेय शांति की बात करते हैं, अंतरिक्ष शांति की बात करते हैं, पृथ्वी शांति की बात करते हैं, सर्वज्ञ शांति की बात करते हैं। हमने अपने लिए नहीं, हम विश्व की बात करते हैं। तभी यही कारण है कि हम अपने वजूद को बचा पाए, अपनी संस्कृति को बचा पाए, अपने संस्कारों को बचा पाए, अपने सनातन को बचा पाए। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपको ये मैं कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक हैं, आप देखिए तो हमने 2 मिनट देख लो पहले, वो कार्यक्रम का प्रारंभ हमने दीप जला करके किया। तो दीप जलाने का मतलब ये तो नहीं है कि अंधकार है तो दिया जला दो। हालांकि हमने तो ये पढ़ा है कि है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना, पर अंधेरी रात है कहाँ? ये तो इतने सारी उजाले, ये चकाचौंध रोशनी है। पर जब हम दीप जला रहे थे तो पार्श्व में एक मंत्र पढ़ा जा रहा था, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शुभ। लेकिन इस जब दीप के साथ ही ना हम एक प्रार्थना करते हैं, इस दीप के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर ले चलो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, हे ईश्वर ले चलो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, हे ईश्वर ले चलो हमें इस मृत्यु से अमृत की ओर। अस्तो मां सद्गमयः तमसो मां ज्योतिर्गमयः मृत्यु मां अमृतोगमयः। और यही आप लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि हमारा जो मूल मंत्र है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला। तो जो ये ज्ञान का दीप है ना, ये जलते रहना चाहिए। हर गली में, हर नगर में, हर शहर, हर मोड़ पर बात लहराते हुए हर बात चलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही तो तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। और इस आग को जलाए रखने का उत्तरदायित्व तो किस पर है? वो आप पर है। क्योंकि शिक्षक 2500 वर्ष पूर्व क्या कहा था चाणक्य ने कि शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। प्रलय और तूफान उसकी गोद में पलते हैं। वो सरकारें बनाता है, वो विचारधारा बनाता है, वो राष्ट्र गर्व के साथ राष्ट्र का निर्माण करता है, राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही आपको आह्वान करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से, कि तुम शिक्षक विद्वान तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना। कर्तव्य के अपने पद से कभी भी विमुख मत होना। ज्ञान योग ही नहीं, छात्रों को कर्म की शिक्षा देते रहना और शिक्षा की पतवार चलाकर तम के नैया खेते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। समय पूरा हुआ।
फिर मिलेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आप साहित्य से जुड़े हैं और मैं भी साहित्य की विद्यार्थी और शिक्षिका दोनों हूँ। तो मैं भी एक बार बोलने का शुरू होती हूँ तो चुप होने का नाम नहीं लेती हूँ, मुझे भी समय दिखाया जाता है, तो समय दिखाने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब मैं एक कविता की प्रस्तुति के लिए संध्या और उसकी टीम को आमंत्रित करती हूँ। वो आपके समक्ष एक सुंदर कविता की प्रस्तुति करेंगे। निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। मानागम अगाध सिंधु है, मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श माला में, शील विनय आदर्श माला में तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कार की कृतियों में यदि, आविष्कार की कृतियों में यदि मानवता का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान नहीं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों के पावन युग में, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। हम चरित्र निर्माण न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।
संध्या और उसकी टीम को बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब हम कार्यक्रम के अगले बिंदु की तरफ आते हैं जिसका हम सबको इंतज़ार है, भारत का नवनिर्माण और शिक्षा में स्वत्व, जिसका अर्थ है शिक्षा प्रणाली में भारतीयता का समावेश करना और शिक्षा को भारतीय संस्कृति, मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुसार ढालना। यह भारतीय युवाओं को उनकी संस्कृति, भाषा और इतिहास के बारे में शिक्षित करता है और उन्हें भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार करता है। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान विशाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह उद्बोधन के लिए हमारे बीच आए। धन्यवाद सिमी जी। सर्वप्रथम नववर्ष के उपलक्ष्य में इस अवसर पर, नववर्ष तो वैसे कल था परंतु अवसर वही है, उस अवसर के निमित्त मानकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मंच पर उपस्थित श्रीमती रेणु जी, इस संस्थान के डायरेक्टर HN बहुगुणा जी, जिन्होंने अपना सुंदर भाषण भी दिया, क्षमा मांगते मांगते साहित्यकार डिप्टी डायरेक्टर राकेश राही जी, मंचस्थ बहन मनीषा जी और इस सभागार में उपस्थित शिक्षक, शिक्षाविद, बंधु एवं भगिनी। नववर्ष का अवसर ही ऐसा है कि जो उत्साह लेकर आता है और उसके अवसर पर एक वर्ष पूर्व संस्कार की टीम के द्वारा शुरू किया गया यह उपक्रम, जिसके लिए संस्कार की इस टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे अवसर पर संस्कार की बात भी हो रही है और शिक्षा में संस्कार लेकर आना, जब देश के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारतीय संस्कारों के संचार को लेकर उसको केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है, उसके अतिरिक्त भी कुछ और प्रयत्न किए जाने चाहिए, उन सब का समावेश संस्कार ने किया है। ऐसे सब वातावरण में आप सब कुछ चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए यहाँ एकत्र आए हैं। आप सब भी साधुवाद के पात्र हैं। यह साधुवाद और अधिक बढ़ेगा जब आप इन सब विषयों को अपने अपने शिक्षण संस्थानों में, अपने अपने विद्यालयों में और उसके अतिरिक्त अन्य सब संस्थानों में इन सब विषयों को लेकर जाएंगे, और ना केवल विद्यार्थियों में, क्योंकि शिक्षा का क्रम केवल विद्यार्थी नहीं, अध्यापक और अभिभावक इन सब के माध्यम से पूर्ण होता है। सब में ही यह विचार लेकर जाने की आवश्यकता है। और आप सब क्योंकि गृहस्थ जीवन में है, अपना परिवार भी चलाते हैं, संस्कार का प्रारंभ तो अपने परिवार से होता है। ऐसे सब में जब शिक्षा की बात आती है, निर्माण की बात आती है, यह निर्माण केवल मात्र परिवार में जन्म लेने से ही निर्माण नहीं होता, यह निर्माण की प्रक्रिया तो निरंतर चलने की है। और जिसका निर्माण होना शेष हुआ, बंद हुआ, उसका अधः पतन यह प्रारंभ होता है। ऐसा अपने देश में विद्वानों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, जिस व्यक्ति की उन्नति समाप्त हो गई, जिस व्यक्ति का विस्तार होना समाप्त हो गया, वह उसका संकुचन यह प्रारंभ हो जाता है। संकुचन ही मृत्यु है। इसलिए जब हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, शिक्षा अर्थात यह अक्षर ज्ञान नहीं है। अक्षर ज्ञान तो बहुत छोटी बात है, उसके लिए तो विद्यालयों का निर्माण नहीं हुआ। अक्षर ज्ञान तो बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कोई भी पढ़ सकता है, वो डिग्री प्राप्त कर सकता है, उसके लिए तो कोचिंग संस्थान बने हैं। परंतु जब शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा बहुत व्यापक है। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विद इन मैन। मनुष्य के अंदर जो दिव्यता है उसका प्रकटीकरण ही शिक्षा है। शिक्षा यह अक्षर ज्ञान से बहुत आगे बढ़कर है। शिक्षा मनुष्य को
अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति प्रेरित करती है। शिक्षा मनुष्य को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाली है। वह केवल मात्र उसको पैसा कमाने लायक बनाने वाली इतनी ही शिक्षा नहीं कहलाती। इतना काम तो करना यह सरल है। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व बहुत अधिक आ जाता है। चाणक्य का नाम आया। चाणक्य ने उस समय इस देश का इतिहास रचा जब इस देश के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ। इस समाज का मनोबल टूटा हुआ था। मैं पंजाब में जिस स्थान पर इससे पहले दिल्ली आने से पहले था, वो धरती थी जहां पर सिकंदर को इस देश के लोगों ने शिकस्त दी थी। उसके बाद सिकंदर और उसकी सेना की हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत में आगे बढ़ सकें। वो व्यास नदी के किनारे पर सिकंदर को हार देने वाला, मात देने वाला कठगण राज्य का साम्राज्य, बहुत छोटा साम्राज्य था, परंतु उन्होंने इस मातृभूमि की सेवा के लिए अपने आप को दांव पर लगा दिया। और सिकंदर जैसा, लोग उसको विश्व विजेता कहते हैं, परंतु उसकी क्रूरता को देखकर आपको तैमूर लंग याद आता होगा। उसने जिस प्रकार की क्रूरता की, इतिहास में वास्तविक क्रूरता सिकंदर ने भी वैसी ही की। यह देश का दुर्भाग्य है कि सिकंदर को दुनिया विश्व विजेता कहलाती है। उसको कहती है आपके देश को जीतने आया व्यक्ति आपके ऊपर क्रूरता करता है, हम उसी को विश्व विजेता कहते हैं। इसका अर्थ है हमें अपनी शिक्षा के माध्यम से मिलने वाले ज्ञान में वो अधूरापन है, क्योंकि हमें इतिहास का ज्ञान होना शेष है। राकेश जी ने एक जिक्र किया औरंगजेब का, परंतु औरंगजेब की जो परंपरा थी, उस परंपरा का अगर हम जिक्र करते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज ने बाबर के आक्रमण के समय कहा, खुरासान खसमाना किता हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने तैके दर्द ना आया। गुरु नानक देव जी महाराज भगवान को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि बाबर का आक्रमण इतना भयंकर है कि हे ईश्वर, आपको हमारे ऊपर तरस नहीं आ रहा, हमारी कुछ सहायता कीजिए। वो आक्रमण उसी की पीढ़ी के सब लोग, यह देश का दुर्भाग्य है। एक तरफ महाराणा प्रताप को महान कहता है और दूसरी तरफ उस महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण करने वाले को भी, अकबर को भी महान कहता है। यह दुविधा देने वाला कौन है? आखिर आमने सामने लड़ने वाले, देश पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति महान हो कैसे सकता है? परंतु पढ़ाया जा रहा है। हम भी कहते हैं अकबर द ग्रेट, महाराणा प्रताप वो ग्रेट होगा, इस देश के लिए लड़ने वाला ग्रेट होगा। तो शिक्षा ये वास्तविक ज्ञान देने वाली बननी चाहिए, तथ्यों को भी ठीक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा व्यक्ति को जब ज्ञान देती है तो ज्ञान का आधार क्या? जब हम शिक्षा में भारतीयता की बात करते हैं, शिक्षा में स्वत्व की बात करते हैं, निर्माण करने की बात करते हैं, तो शिक्षा का आधार क्या है? शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मनुष्य अर्थात उसके अंदर दूसरों के मन के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के प्रति कुछ करने का भाव पैदा होना चाहिए। मनुष्य अगर केवल मात्र अपने लिए जी रहा है तो उसके मनुष्यता के ऊपर कभी कभी शक होता है कि वो मनुष्य है या वह केवल मात्र अभी मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ कोई प्राणी है। मनुष्य है तो मनुष्य के रूप में उसके मन के अंदर कुछ अतिरिक्त भाव विकसित करना, यह शिक्षा का उद्देश्य है। भारत आज जिस चौराहे पर खड़ा है, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। आज हम 2025 में
हमारे देश के प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की बात कह रहे हैं। पर उस बात को कहते समय जब लाल किले से वो बोल रहे थे तो उन्होंने 5 बातें कही, तो उसमें एक बात कही उन्होंने, गुलामी की मानसिकता से स्वतंत्रता की बात कही थी और अपनी विरासत के ऊपर गर्व करने का बारे में उन्होंने जिक्र किया था। परंतु यह सब जिक्र करना है तो इस सारे जिक्र के अंदर शिक्षा कहां आती है, उसका विचार कहां आता है? क्योंकि यह सब देने का काम तो शिक्षा ने ही करना है। भारत भारत बनेगा क्योंकि भारत ना अमेरिका है, ना भारत चाइना है, ना भारत रशिया है। दुनिया के अंदर भारत की जिम्मेदारी ये भारत बने रहने की है। हमें भारत केवल मात्र बनना ही नहीं, पूरे विश्व के लिए भारत को बनाना है और पूरे भारत को वैसा बनाना है तो भारत अर्थात यहां पर रहने वाला जो जन समुदाय है उसके मन के अंदर भारत के प्रति प्रेम, भारत के प्रति श्रद्धा का भाव, भारत के प्रति अनुराग पैदा करते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए अपना जीवन लगाने लायक बनाना है। यह भारत की शिक्षा का उद्देश्य है। पर इस उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ना है तो भारत की शिक्षा, उसका आधार, जब भारत महान था तो भारत की शिक्षा का आधार यह अध्यात्म था। जिस संस्कृति की बात कर रहे थे राकेश जी, उस संस्कृति का आधार यह अध्यात्म है। उसी अध्यात्म के आधार पर यह सर्वे भवन्तु सुखिना की बात आई, उसी के आधार पर वसुधैव कुटुंबकम की बात आई, उसी के आधार पर कृण्वन्तो विश्वमार्यम की बात आई। वह आध्यात्मिकता, वह स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसका एक छोटा भाग हो सकते हैं, परंतु जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, वो आध्यात्मिकता की बात में सबसे पहला सिद्धांत आता है, ईश्वर एक है। वह ईश्वर जो एक है वह अलग अलग रूप में वैविध्य के ढंग से हमें दिखाई देता है। वह मनुष्य के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, जीव जंतु के रूप में, चलने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले पशु पक्षियों के रूप में दिखाई देता है। वह सजीव निर्जीव अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। वह एक ही है। इतने सुंदर संकल्पना ये भारत के ऋषियों ने दी और इसीलिए भारत के बारे में कहा जाता है, हमें पढ़ाया जरूर गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वास्तव में वह एक ही है, उसी एकत्व का भिन्न भिन्न रूपों में प्रकटीकरण है। वह स्त्री में भी एक है, वो पुरुष में भी उतना ही है। इसलिए भारत में ये पश्चिम की ओर से आया फेमिनिज्म भारत में आने के बाद वो एक अलग दुविधा में चला गया, क्योंकि पश्चिम में जहां से पश्चिम का विचार पैदा हुआ, उस पश्चिम के विचार में कहा गया स्त्री का जन्म ही मनुष्य के भोग के लिए हुआ। उस ग्रंथ को कोई भी पढ़ेगा तो उस ग्रंथ में से जिसको पूरा वेस्ट मानता है, वहां इस बात को कहा गया कि वो एडम सोया हुआ था, वो अकेला था, उसने गोड को कहा मैं अकेला हूं तो मेरे लिए कोई होना चाहिए, मैं अकेला तो बोर हो जाऊंगा। वो सोया हुआ था, सोए हुए की एक बोन निकाली, उस बोन में से वुमेन बनी, बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ मैन, इसीलिए वो वुमेन कहलाती है। वो कंप्लीट एस्पेक्ट नहीं था, इसलिए उसको अधिकार नहीं मिले। इसके लिए वहां के समाज ने अपने देश के अंदर महिलाओं को अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, एक लंबा समय संघर्ष चलाना पड़ा। उसमें से वहां पर फेमिनिज्म की बात आई। भारत में तो महिला, इसको ईश्वर की उसी शक्ति का प्रतीक माना गया जिसका पुरुष है।
भगवान शिव को देखते हैं, भगवान शिव वही शिव है और वही शिवा के रूप में है, अर्धनारीश्वर। हर मनुष्य के अंदर दोनों प्रकार के गुण होते हैं। वह पुरुष का गुण भी होता है, स्त्री का गुण भी होता है। स्त्री में स्त्रीण गुण अधिक होता है, पुरुष में पुरुषत्व का गुण अधिक होता है, परंतु सब में वही रहते हैं। भारत में भिन्नता कुछ नहीं मानी गई। ये भारत की स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के आधार पर है। इसलिए प्रकृति का शोषण या भारत के विचार में कभी नहीं आया। प्रकृति भी उसी ईश्वर का रूप है। अपने लिए जितना चाहिए केवल उतना लेंगे, शेष अधिक नहीं लेंगे। तो पहली बात, वह ईश्वर एक है, सब में एक समान है और सब जगह है। चौथी बात है, उस ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग, जिसको जिस मार्ग से जाना है वह उस मार्ग से जा सकता है। ये भारतीय संस्कृति के 4 मुख्य सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के आधार पर हम पूरी दुनिया भर में गए, हमने पूरी दुनिया में शासन किया। चीन के एक राजदूत ने कहा कि भारत ने 2000 वर्षों तक पूरे विश्व में शासन किया, परंतु शासन करने के लिए अगली बात जो उन्होंने कही वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना तलवार के जोर पर किया। हमने पूरी दुनिया के अंदर शासन किसी तलवार के जोर पर नहीं, हमने अपने अध्यात्म इस ज्ञान के आधार पर किया। उसी ज्ञान में से निकला हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये हमारा ग्लोबल एजेंडा है। हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। हमने भारत की बात नहीं की केवल, हमने केवल किसी राज्य की बात नहीं की, हमने पुरुष की बात नहीं की, हमने स्त्री की बात नहीं की। हमारी इस दृष्टि में क्या है? हमारी दृष्टि में ब्रह्मांड है, हमारी दृष्टि में विश्व है। यह भारत का मानस है, यह भारत की संवेदनशीलता है, यह भारत का कर्तव्य है। इसलिए हम सबके मंगल की कामना करते हैं। कोविड आया, कोविड के दौरान हमने कहा हम पूरे विश्व को सबका कल्याण करेंगे, उनके वैक्सीन हम उपलब्ध कराएंगे। इसलिए जब शिक्षा की बात आती है, हमारी शिक्षा ऐसे मनुष्य तैयार करने वाली है क्या? अमेरिका के एक सोशल साइंटिस्ट हुए सैमुअल हंटिंगटन, उनकी एक पुस्तक है बड़ी प्रसिद्ध, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अमेरिका जब अटैक्स के बाद जब उसके ट्विन टावर्स गिर गए, उस समय अमेरिका के अंदर, उससे पहले भी उनकी वो सीरीज चल रही थी, परंतु वो पुस्तक उस समय थोड़ी ज्यादा प्रसिद्ध हुई। उस पुस्तक के बारे में चर्चा आई तो सैमुअल अमेरिका के लोगों का भाव जगाते हुए कहते हैं कि आप कौन हैं? किसी भी देश को खड़े होना है, किसी भी समाज को खड़े होना है, तो उसका जो मूल विचार है उसको पहचानने की आवश्यकता होती है। तब सैमुअल ने अमेरिका के लोगों का भाव जागृत किया। भारत में समय समय पर अनेकों लोगों ने प्रयत्न करते हुए भारत की उसी आत्मा को जागृत करने का प्रयत्न किया। वह कालखंड कभी बुद्ध के रूप में रहा, कभी महावीर के रूप में आए, कभी चाणक्य के रूप में आए, कभी समर्थ गुरु रामदास के रूप में आए, कभी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष। अलग अलग कालखंड में ऐसी चेतना जगाने वाले महापुरुष इस देश में होते रहे। सबने भारत के लोगों को भारत क्या है इसका भाव जगाने का काम किया। शिक्षा का भी वास्तविक उद्देश्य यही है, शिक्षा के द्वारा वास्तव में यही होने का काम है। हमारा पाठ्यक्रम केवल मात्र पढ़ा लेना इतना मात्र शिक्षा नहीं है। शिक्षा के इस मूल मंत्र को पकड़ते हुए देश समाज के अंदर जब हम चलते हैं, मेरे ख्याल से संस्कार की टीम ने इसी सब सूत्र को पकड़कर आगे चले हैं, ताकि समाज में शिक्षा के साथ साथ वह संस्कार वाली पद्धति पक्की होती चली जाए। अपने आप को पहचानना, भारत को जाने, भारत को माने, भारत के बने और भारत को बनाने का संकल्प लें। ऐसे लोग अगर तैयार होते हैं तो निश्चित रूप से पूरे विश्व का मंगल होगा। आज पूरे विश्व के सामने ऐसी संघर्ष की अवस्था है। उस संघर्ष की अवस्था में से भारत को निकालना है तो भारत को वैसा बलशाली बनाना है,
वो संस्कार की व्यवस्था पोषित करने का काम केवल किसी एक संस्था का नहीं, वो संस्कार नाम की संस्था का भी नहीं, किसी अन्य संस्था का नहीं, यह इस भारत में जन्मे प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि वो अपने परिवार से संस्कार का विषय प्रारंभ करते हुए जहां पर रहते हैं, जहां पर काम करते हैं, वहां सब स्थानों पर संस्कार लेकर आने का काम करें, क्योंकि यह संस्कार हमारी नींव है। इस संस्कार के आधार पर ही हम समाज को खड़ा कर सकते हैं, उसको उसके उत्तरदायित्व का भान और बोध करा सकते हैं। भारत आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने लायक तैयार हो रहा है। यह नववर्ष मनाया जा रहा है, तो यह नववर्ष केवल मात्र काल की गणना नहीं। आपके पास ये पुस्तक है, मैं इसका वर्णन अधिक नहीं करूंगा, पर मेरा निवेदन है, यह पुस्तक मैं देख रहा था तो पढ़ने लायक भी है और पढ़ने के साथ साथ बाकियों को भी बताने लायक है, ज्ञान देने लायक है, समझने के लिए भी है। हम भारत में हैं तो भारत में कभी कभी उदाहरण आता है, क्योंकि आप सब शिक्षा के क्षेत्र के हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये किसने दिया? तो पाइथागोरस से पहले भी कुछ विज्ञान होता होगा, कुछ गणित के लोग हुए होंगे। तो भारत में बौद्धायन, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, सिद्ध करके बताई थी। भारत के अंदर शून्य के बारे में कहा जाता है कि आर्यभट्ट, उन्होंने शून्य दिया, दशमलव दिया, तो चांद की गणना करना सरल हुआ। हम ग्रहों के बारे में बताते हैं, मेट्रोलॉजी के बारे में, मेहरावली जाएंगे, कुतुब मीनार देखने जाते हैं तो वहां पर वो लोह स्तंभ खड़ा है, वो भारत के विज्ञान की उज्जवल परंपरा के बारे में संकेत कर रहा है। वो हम सब के मन के अंदर गौरव का भाव जागृत करता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा लोहा तैयार किया, ऐसी धातु तैयार की जिसको 2000 वर्ष के बाद भी जंग नहीं लगा। परंतु आज के हम विद्यालयों में पढ़ाने वाले, हम शिक्षाविद, हम शिक्षक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो ऐसा ही वैभवशाली भारत दोबारा खड़ा करने लायक शोध के क्षेत्र में जाने वाले हैं। या हमारे द्वारा तैयार होने वाला विद्यार्थी, उसमें गौरव का भाव, यह हमने केवल मात्र सरकार के हिस्से में छोड़ा कि पाठ्यक्रम में कुछ बात आएगी तो हम पढ़ाएंगे। मेरा निवेदन है, पाठ्यक्रम का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं भी ज्ञान अर्जित करते हुए, आज बहुत विपुल मात्रा में ऐसे लोगों ने साहित्य लिखा है, हम अपने विद्यार्थियों में इस ज्ञान के भाव से भारत के प्रति गौरव का भाव, मैं भारत का नागरिक हूं, केवल मात्र भारत में जन्म लेने के परिणाम स्वरूप नागरिक नहीं हुआ, कुछ दायित्व भी मेरा भारत में जन्म के पश्चात है। वह भारत के एक नागरिक के रूप में गौरव का भाव भरने का काम हम सबका है। भारत के इतिहास को, भारत की ज्ञान परंपरा को, भारत के इस आध्यात्मिक भाव को, जिसके आधार पर हम पूरे विश्व के लिए कोई अच्छा करने का विचार करते हैं, सोचने की बात करते हैं, वैसा भारत को तैयार करने लायक हम सब बनते चले जाएं। उसके लिए संस्कार की टीम के लोग भी हमारे पास आएंगे, तो उस काम में सहायता करना, इस काम को बढ़ने के लिए हम स्वयं भी इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। हम भी कुछ विद्यालयों में यह भाव भरने के लिए, विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जा सकते हैं। तो अपना समय कुछ समाज के इस जागरण की दिशा में हम लगाएं, तो शिक्षा में भारतीयता, भारतीय होने के साथ साथ हम इस देश के लिए आगे बढ़ने वाले, इस देश को आगे बढ़ाने वाले बने। तो निर्माणों का ये जो पावन युग है वह चल रहा है, विश्व प्रतीक्षा कर रहा है। उसका हाथ पकड़ने वाला कौन आएगा? पूंजीवाद को उसने देख लिया, कम्युनिज्म को फेल होते हुए उसे देख लिया, दुनिया में युद्धों की मार उसने झेली है, पर विश्व शांति का पाठ पढ़ाने वाला भारत,
अभी अंगड़ाई ले रहा है, अपने जीवन सिद्धांतों को अपनाकर अपना समाज, अपना देश तैयार कर पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में भारत को खड़ा होना है। उस खड़ा करने की जिम्मेदारी, भारत को वैसा तैयार करने की जिम्मेदारी हमारी ओर है। हम दिल्ली के इस उत्तरी क्षेत्र के लोग हैं, तो हम अपने इस क्षेत्र के अंदर तो इसकी अलग जगा सकते हैं। वैसी अगली पीढ़ी अपने परिवार से प्रारंभ करते हुए, अपने शिक्षा संस्थानों से प्रारंभ करते हुए वैसी पीढ़ी तैयार करें। हमारा वैसा सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। गौरव के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने देश की आज़ादी से पूर्व जो बात कही थी, उस बात को स्मरण करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने देश की आज़ादी से ठीक 50 वर्ष पूर्व कहा था, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं दूर की बात देखने वाला हूँ, परंतु एक बात स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता पुनः गौरव और वैभव से प्रदीप्त होकर विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए पहले से अधिक गौरवमय और प्रकाशमान रूप से आरूढ़ होने के लिए तैयार है। आज परिस्थिति वैसी ही बन रही है। हमारा उत्तरदायित्व है उसको पूरा करने की दिशा में ईश्वर हमें शक्ति दे, ईश्वर हमें और अधिक क्षमतावान बनाए। अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, समाज के लिए समय लगाने के हमें सबको हिम्मत दे, शक्ति दे। इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विशाल जी, आपके इस सुंदर उद्बोधन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ आप सभी से कि इस विषय को लेकर आपके भीतर एक आशा की किरण, एक मार्गदर्शन तय हुआ होगा जो आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। Now we take this opportunity to honor the dedicated faculty members of Technia Institute of Advanced Studies. I will invite Ms. Astha, Nodal Officer, Eco Club, on the stage for felicitation. I request Professor Bahuguna and Vishalji to felicitate Ms. Astha. I now invite Ms. Amarpreet Kaur, Nodal Officer, EBS BBB Club, on stage for felicitation. I request Bahuguna sir and Vishalji to kindly felicitate Amarpreet ma'am. I now invite Ms. Sonia Rohil, Nodal Officer, Gender Champion Club, on the stage for felicitation, and I request both of you, sir, to please felicitate Vishalji and to felicitate ma'am. I invite Ms. Mansi Jaiswal, Technical Club in charge, on stage for the same. I request Renu ma'am and Manisha ji to kindly felicitate. In the meanwhile, I request Dr. Shalini Gupta, also event in charge of TIS, on the stage for felicitation. I invite now Dr. Parul Gaba, Nodal Officer, Electoral Literacy Club, on stage for felicitation. I request Renu ma'am and Manisha ji to kindly felicitate ma'am. धन्यवाद आप सभी का। अब मैं कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपनी संस्कार टीम की कोऑर्डिनेटर मनीषा जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सिम्मी जी। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले हम भगवान को इनवाइट करते हैं, उनको अतिथि मान के, और अतिथि को भी हम भगवान ही मानते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव। तो जब सब आते हैं उसके बाद आप कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उसके बाद जब आप जाते हैं तो धन्यवाद ज्ञापन होता है। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम के समापन पर सभी का धन्यवाद करने के लिए हृदय से प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले ईश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ जिनकी कृपा से ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। संपन्न हुआ जो आयोजन, उसमें बस आभार भरा है। हर एक सहयोग, हर एक पल में धन्यवाद का संसार खिला है। हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर HN बहुगुणा जी, श्रीमती रेणु चिक्कारा जी, डॉक्टर राकेश राही जी, आप सभी का मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ
जिनके प्रेरणादायक विचारों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उनके उदार सहयोग और उत्साहवर्धक उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय विशाल जी का भी धन्यवाद करती हूँ। उनके ओजस्वीपूर्ण उद्बोधन ने हमारे कार्यक्रम के लिए एक नई दिशा प्रदान की। इसी तरह से उनका उचित मार्गदर्शन हम सभी को भविष्य में मिलता रहेगा, ऐसी आपसे प्रार्थना है। आपका सहयोग हमारे लिए सदा प्रेरणादायक रहेगा। सभागार में उपस्थित सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को पूर्णता प्रदान करी। आपका समर्थन और समय समर्पण हमारे लिए अमूल्य है। मैं टेक्निया इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये सुंदर स्थान प्रदान किया हमारे कार्यक्रम के लिए, और टेक्निया इंस्टीट्यूट के व्यवस्था में लगे कर्मचारियों का भी हृदय से आभार, जिनके सहयोग के कारण ये कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सका। और सबसे अंत में अपने सभी सहयोगियों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी रचनात्मकता और समर्पण से इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। उनका उत्साह और मेहनत बहुत ही सराहनीय है। हर भाव, हर शब्द में बस धन्यवाद ही धन्यवाद है। हर भाव, हर शब्द में बस धन्यवाद ही धन्यवाद है। आपका सहयोग, आपकी उपस्थिति हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी, आपका भी। आप सभी अतिथिगण भोजन के लिए आमंत्रित हैं। और एक छोटी सी सूचना, आपको एक छोटी सी पुस्तिका भी दी गई है, उसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं और उसे पढ़िएगा और अपनी नई पीढ़ी को भी उस ज्ञान से वाकिफ कराइए कि हमारा जो नव वर्ष है वो 1 जनवरी से नहीं, चैत्र प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि से शुरू होता है। धन्यवाद।